मंजिल भी जीती है, मंजिल भी जीती है, रास्ते भी जीती है। मंजिल भी जीती है, रास्ते भी जीती है। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जीती है, हौसले भी जीती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाल वेलकम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी, तो स्टूडेंट क्लास 10 की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है आपको पता होगा। हमने क्लास 10 की बायोलॉजी में काफ़ी चीज़ों के बारे में तक स्टूडेंट डिस्कस किया। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10 की बायोलॉजी में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। कहने का मतलब आज हम बात करेंगे, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कहने का मतलब कि हमने पढ़ रहे थे स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस सेकेंड, यानी कि जिसमें हम रिस्पायरेशन की बात कर रहे थे। रिस्पायरेशन हमने पढ़ा क्या था, हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को अच्छे से कवर करा, कहाँ तक समझा, लंग्स को समझा, लंग्स में होता क्या है, गैसीय एक्सचेंज को समझा, गैसीय एक्सचेंज को समझा, गैसीय विनिमय को अच्छे से समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब हमने बाह्य शोषण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा। बाह्य शोषण आखिर होता क्या है डियर स्टूडेंट। आज हम जो समझने वाले हैं, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे कोशिकीय शोषण क्या होता है। ध्यान देना, एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे सिलेबस में दिया गया था, तो हमने सोचा उसको डिस्कस कर लिया जाए। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कोशिकीय शोषण की। किसकी बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कोशिकीय शोषण, यानी कि कोशिकीय शोषण क्या होता है। ध्यान देना, क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिकीय कोशिकीय शोषण। ध्यान देना, कोशिकीय शोषण पढ़ेंगे। कोशिकीय शोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सेलुलर सेलुलर रिस्पायरेशन। ध्यान देना, सेलुलर रिस्पायरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन, ध्यान देना, सेलुलर रिस्पायरेशन इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें हम सेलुलर रिस्पायरेशन की, कोशिकीय शोषण होता क्या है, इसका छोटा सा अगर हम डिफिनेशन देखें तो सेलुलर रिस्पायरेशन कहते किसे हैं, तो कोशिकीय जो शोषण होता है, कोशिकीय ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया होती है। ध्यान देना, कोशिकीय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या बताया, कोशिकीय कोशिकीय ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को कोशिकीय कोशिकीय शोषण कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब हो क्या रहा है, इसमें कोशिकीय ऑक्सीकरण का प्रोसेस होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीकरण जो होगा कहाँ पे होगा, कोशिका में होगा। वही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो होगी क्या होगी, इसको हमने बोल रहे हैं कोशिकीय शोषण। क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट, कोशिकीय शोषण। अब देखो कोशिकीय शोषण जो हो रहा है, जो कोशिकीय शोषण होगा वो किसकी सहायता से होगा। ध्यान देना, कोशिकीय शोषण की इस प्रक्रिया में लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में किसकी सहायता से यह प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में एंजाइम। ध्यान देना स्टूडेंट, एंजाइम और क्या, हार्मोन हार्मोन एंजाइम हार्मोन, उसके बाद सह एंजाइम को एंजाइम जिनको बोलते हैं सह एंजाइम। ध्यान देना, इस प्रक्रिया में एंजाइम, हार्मोन, सह एंजाइम भाग लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रक्रिया में क्या होगा, एंजाइम से हमें आदि की जरूरत होती है। ध्यान देना, आदि क्या होते हैं, भाग लेते हैं। सिंपल सा लिख सकते हैं, आदि क्या होते हैं, भाग लेते हैं। कहने का मतलब इस प्रक्रिया में कितने चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है, यानी कि आदि द्वारा लिख सकते हैं, आदि द्वारा होती है, आदि द्वारा होती है। डियर स्टूडेंट, डिफिनेशन लिख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपके लिए लिखा है। समझ रहे हो क्या हमने बताया, हमने यही बताया कि जो कोशिकीय ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जो कोशिका में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, उसी प्रक्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। ध्यान देना, यानी कि कोशिका में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाँ या ना, और उसकी बोलेंगे क्या, कोशिकीय शोषण। ऑक्सीकरण और किसकी सहायता से होगा, इस प्रक्रिया जो होगी किसकी सहायता से होगी, ध्यान देना, एंजाइम की सहायता से, हार्मोन के द्वारा, सह एंजाइम की सहायता से, सह एंजाइम यानी को एंजाइम की सहायता से ये प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये कोशिकीय ऑक्सीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं
कोशिकीय ऑक्सीकरण होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कोशिकीय ऑक्सीकरण क्या होता था, बताओ। क्या हमने रिएक्शन पढ़ रहे थे? वो क्या रहा था रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में? ऑक्सीजन में क्या हो रहा था? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाँ या ना? हमने आगे पढ़ा भी था C6H12O6 प्लस 6O2, इसका क्या हो रहा था भाई? इसका एंजाइम की सहायता से इसको किस में तोड़ा जा रहा था? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या निकल रहा था? एनर्जी निकल रहा था। डियर हाँ या ना? क्या निकल रहा था? एनर्जी प्लस एनर्जी। यही एनर्जी किस रूप में होगा? एटीपी के रूप में होगा, हाँ या ना? एनर्जी रिलीज हो रहा था, सिंपल सी यही प्रक्रिया। और जो एनर्जी रिलीज हो रहा था जिसको हमने 673 किलो कैलोरी के रूप में बोला था, 673 किलो कैलोरी, हाँ या ना? सिंपल सा हो रहा था कि नहीं? कहने का मतलब कि इसमें क्या हो रहा था? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण फाइनली किसमें हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो रहा था। और किसकी प्रेजेंस में होगा ये प्रक्रिया? एंजाइम्स की उपस्थिति में होगी। हार्मोन्स का सहायता होगा, एंजाइम का इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, ऐसा नहीं होता ये प्रक्रिया तुरंत एक ही बार में हो जाती है। ये स्टेप होने में डियर स्टूडेंट क्या लगता है? टाइम लगता है। क्या लगता है डियर स्टूडेंट? समय लगता है। ध्यान देना। तो अभी हम इसको समझते हैं किस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है, इसको हम बीटा तक समझते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। यानी ग्लूकोज किस तरीके से यहाँ पर टूटा, किस तरीके से हमको एनर्जी मिली, किस तरीके से ऊर्जा मिली, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे अभी समझने वाले हैं टा तक। ध्यान देना। तो आपको ये रिएक्शन पता था पहले से? आपको डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन क्या था? पहले से ही पता था, हाँ या ना? पता था कि नहीं? आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये स्टूडेंट बात करें जो कोशिकीय शोषण होता है यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, कहने का मतलब कहाँ पे हो रहा है? कोशिका में देखा जा रहा है। कहने का मतलब जो तुमने ऑक्सीजन फाइनली लिया उस ऑक्सीजन का कहाँ पे यूज हो रहा है, उस ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, उसको हम यहाँ पर तक समझने वाले हैं। कोशिका में किस तरीके से रिस्पायरेशन होगा, किस तरीके से कोशिका ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके किस तरीके से तोड़ेगी, किसको तोड़ेगी भाई? ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ग्लूकोज तो टूटेगा, ग्लूकोज से किस तरीके से एनर्जी निकालनी है और वो एनर्जी कहाँ पे जाना है, समझ पा रहे हो? उस एनर्जी को कहाँ पे लेके जाना है, किस रूप में लेके जाना है। तो इन सारी प्रक्रिया को हम डिटेल में समझते हैं। ध्यान देना, डिटेल में तक समझ लेते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट कोशिकीय शोषण की, तो जो कोशिकीय शोषण होता है, जो कोशिकीय शोषण होता है ये 3 रूपों में देखा जाता है। ध्यान देना, इसकी जो प्रक्रिया होती है 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 स्टेप में संपन्न होती है। ध्यान देना, इनके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। कोशिकीय शोषण के कितने चरण है? मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। लिख लो ना, इनके मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। ध्यान देना, कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। इनके मुख्य रूप से कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। ध्यान देंगे, कितने चरण? 3 चरण। नंबर 1 आप सुने होंगे। नंबर 1 पहला चरण क्या होती है? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी। ध्यान देंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, पहला क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी, हाँ या ना? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज क्या मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा C6H12O6 जो होगा, ग्लूकोज जो होगा वो क्या करेगा? पायरुविक अम्ल में टूटेगा। अभी देखेंगे किस तरीके से टूटेगा। यानी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज अणु का पायरुविक अम्ल में टूटना ही। कितने पायरुविक अम्ल? 2 मोल पायरुविक अम्ल में टूटेगा। उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। अभी हम इसको समझने वाले हैं अच्छे से। मतलब इसमें 3 चरण हम समझ लेते हैं। पहला 3 स्टेप क्या होता है, क्या देख रहे हैं इसमें? 3 स्टेप में होती है प्रक्रिया, 3 स्टेप में होती है, यानी 3 चरण में होने है प्रक्रिया। ध्यान देना, पहला तो ग्लाइकोलिसिस है। दूसरा क्या होगा डियर स्टूडेंट? दूसरा जो होता है क्रेब्स चक्र होता है। ध्यान देना, क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, हाँ या ना? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम TCA के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, TCA ना, TCA के नाम से जानते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? TCA।
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। थोड़ा सा जानकारी के लिए याद कर सकते हो इसको, और किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसको पीसीएफ भी कहते हैं। टीफा ट्राई कार्बोक्सिलिक एफार एसिड, यानी कि जो COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो कितना होगा? 3 मोल होगा। इस वजह को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। हाँ है ना? पक्का समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी दूसरा जो स्टेप होगा क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स साइकिल देखा जाएगा। तीसरा बात करें, तीसरा क्या होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा जो होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या होगा? तंत्र होगा, जिसको बोलते हैं ETS। ध्यान देंगे, ETS, इसको कहीं कहीं पे लिखा रहता है ETC लिखा रहता है, ध्यान देना, ETC, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही है। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली बोल सकते हैं। उसके अलावा ETC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल समझते हैं, ध्यान देना। मतलब कि ETS भी हम इसको देखने वाले हैं। कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मुद्दा मामला है क्या? हमारा मुद्दा मामला ये है डियर स्टूडेंट, ये है मुद्दा मामला कि जो हम पढ़ने वाले हैं कोशिकीय शोधन की प्रक्रिया, वो जो कोशिकीय शोधन की प्रक्रिया होगी वो कितने टाइप से होगी? ध्यान देंगे, वो 3 चरणों में होगी, 3 स्टेप में होगी। और पहला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप क्या होगा? क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स चक्र होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ध्यान देंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होगा। तो कहने का मतलब एक एक करके हमको डिटेल में तह तक समझना है, आखिर चीजें होती कैसे हैं, क्या होता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है, किस तरीके से पायरुवेट अम्ल में टूटता है, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। ध्यान देना, चलो हम समझते हैं डिटेल में स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट प्रोसेस होगा, ग्लाइकोलिसिस। हम समझ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, यानी कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती कैसे है, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। अभी हमने बताया ग्लाइकोलिसिस में सिंपल सी प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? जो आपका ग्लूकोज होता है, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, किसमें टूटेगा? ये डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज किसमें टूटता है? ये पायरुविक ये किसमें टूटता है डियर स्टूडेंट? ये तुम्हारा ग्लूकोज जो होता है ये पायरुविक एसिड में टूटेगा, यानी कि पायरुविक अम्ल में टूटेगा। ध्यान देंगे, किसमें टूटेगा? पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा, यानी कि पायरुविक अम्ल में टूटेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब एक चीज जान के हैरानी होगी, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये कितने कार्बन का होता है? ये डियर स्टूडेंट 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो पायरुविक अम्ल होता है कितने कार्बन मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ध्यान देना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कितने बदल रहा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। इसी को बोलते हैं हम क्या? इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और एक चीज, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या होता रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है। क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूट रहा है। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ये प्रक्रिया कोशिका के कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में होती है। लिख लेना, ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में देखी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका द्रव में। और क्रेब्स चक्र कहाँ पे होगा? डियर स्टूडेंट, लाइट चली गई, थोड़ा सा रुके रहेंगे, थोड़ा सा लाइट की इशूज है, थोड़ा सा देर डियर स्टूडेंट, इसमें हम थोड़ा सा कुछ करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, क्या हुआ, क्या अभी हमने बताया, हमने सिंपल सा प्रोसेस बताया कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें टूट रहा है? पायरुविक अम्ल में टूट रहा है। उसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हैं। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? कोशिका द्रव में हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल, जिसको बोल रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कहाँ? मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया भैया कोशिकांग है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हो ना, पावर हाउस ऑफ सेल।
तो वो कहाँ पे होता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के बीचों बीच जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स यानी कि जो चेरी जैसा द्रव्य होता है, तो मैट्रिक्स में देखा जाता है, ध्यान देंगे। वही जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखा जाए तो ये भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक कर्म समझने वाला रेडिएशन लाइट फिर आ गई है, थोड़ा सा आपको हम इसके लिए फिर होना सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको लाइट प्रॉपर क्लिक करवाते हैं। तो हाँ स्टूडेंट, अब हम एक पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तह तक समझने वाले हैं। अब हम जो समझने वाले हैं, मतलब कि एक प्रक्रिया को तह तक समझेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस यानी ग्लाइकोलिसिस। ध्यान देना, एक एक करके हम समझने वाले हैं अच्छे से, बात करेंगे इसके बारे में। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लाइकोलिसिस में आपने जाना कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कोशिका द्रव्य में हो रही है, हाँ या ना। ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये जो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे शब्द से क्लियर है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब डियर स्टूडेंट ब्रेक होना, कोई चीज टूटना कहलाता है लिसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाया जाएगा, ग्लाइकोलिसिस कहलाएगा। ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, हमने बताया साइटोप्लाज्म में होती है, हाँ या ना, साइटोप्लाज्म में होती है। इस प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, क्या होता है, जरा इसको भी हम देख लें। इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है जरा इसको समझते हैं। इसमें जो ग्लूकोज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, ये आपका टूटता है। ध्यान देना, जो ग्लूकोज पहली बार जो टूटता है, ये किसमें टूटता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ध्यान देंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ध्यान देंगे, 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटा, हाँ या ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट रहा है, यानी कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें टूटा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, हाँ या ना, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब जो ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूटा है, अब आगे चल करके ये ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें टूटेगा, ये टूटेगा भाई फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, हाँ या ना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें टूटेगा, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो टूटता है किसमें टूटता है, फ्रक्टोज, ध्यान देंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में टूटेगा, हाँ है ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब देखो होता क्या है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट दो भागों में टूट जाएगा, और दो भागों में यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा। और पहला जो टूटता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, किसमें टूटता है, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन फास्फेट। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और लास्ट में जो टूटता है पीजीएल, यानी कि फास्फो, फास्फोग्लिसरल, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ध्यान देंगे, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड इसमें टूटेगा, फास्फोग्लिसरल। अब ये जो फास्फोग्लिसरल होगा, ये जो फास्फोग्लिसरल वो भी कितना, 3 फास्फोग्लिसरल बात करें, किसमें टूटा है, 3 फास्फोग्लिसरल में। अब 3 फास्फोग्लिसरल में किसमें बदलेगा, एल्डिहाइड जो होगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल बदल जाएगा। ध्यान देंगे, 1,3 डाइफास्फो, 1,3 डाई, डाई फास्फो, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। ध्यान देंगे, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड, अब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड में बदल गया। अब किस में बदलेगा, अब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड किस में बदलेगा, ध्यान देंगे, ये जो आपका बदल जाएगा, ये 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड में बदल जाएगा। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड जो है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड। अब 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड जो था 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल डिहाइड, ये किस में बदलेगा, 3 फास्फो, ध्यान देंगे, 3 फास्फो, 3 फास्फो किसमें बदल रहा है, 3 फास्फो गिल्सरिक, गिल्सरिक एसिड में, यानी कि अब एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। यहाँ पे CHO था, ध्यान देंगे, एल्डिहाइड मतलब CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या है COOH, ध्यान देंगे क्या बना, यहाँ पे COOH यानी एसिड बना। अब देखो,
जो एसिड बना, अब ये आगे और टूटेगा। आई होप आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा इधर इसको ड्रा करते हैं। ये प्रक्रिया को थोड़ा हम यहाँ पे बनाते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब इसमें टूटेगा। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें टूटेगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ध्यान देंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूटा। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा किसमें टूटेगा? अब जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूटा है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में टूटेगा। किसमें टूटेगा? 2-फॉस्फो 2-फॉस्फो 2-फॉस्फोइनॉल इनॉल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड टूटेगा। आया ना? किसमें टूटा? 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में टूटा। अब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होगा किसमें बदल जाएगा? ये पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। लास्ट प्रक्रिया होगी, किसमें बदल जाएगा? पायरुविक अम्ल में। किसमें बदला स्टूडेंट? पायरुविक एसिड में बदला। वो भी कितना मोल? 2 मोल पायरुविक एसिड बना। और जो पायरुविक एसिड होता है, हमने अभी बताया पायरुविक एसिड कितना मोल, कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ध्यान देंगे कितना 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा नीचे तक, स्क्रीन के नीचे तक पता नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार आपको देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन पर। हाँ दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो हो रही है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो टूट रहा है, ऐसा नहीं है एक ही बार में टूट रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, कई चरणों में प्रक्रिया हो रही है। तो उस चरण में हो क्या रहा है? उस चरण में सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? पहली बार जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है किसमें टूट रहा है भाई? ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट रहा है। और एक चीज, यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, सभी प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, हर एक प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो उतना तक उतना डिटेल में आपको अभी समझना नहीं है। अभी के लिए आपको क्या करना है, केवल आप स्टेप याद कर लें, स्टेप को समझ लें, जिससे आप एग्जाम में अगर बाय द वे आ भी जाए तो आप पूरा उसको लिख सके, जान सके। ध्यान देंगे, उसको आपको अभी समझना नहीं है क्योंकि ये क्लास 11 का पोर्शन है, तो उसके बारे में हम तब तक डिस्कस नहीं करते हैं। आपकी सिलेबस का नहीं है, खास करके ये हाई स्कूल का है, तो हाई स्कूल वाले बस इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हो क्या रहा है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में टूट रहा है। हाँ है ना? ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हुआ? ब्रेक हुआ। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें टूट रहा है डियर स्टूडेंट? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। किसमें टूटा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। और वही फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो टूटा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में टूटा। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 2 चरणों में विभक्त हो जाता है। जो टूटा है, जो अलग हुआ है, जो विभक्त हुआ है, इसमें विभक्त होता है डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एक तो किसमें टूटा? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ध्यान देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड लग रहा है, ध्यान देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें टूटेगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा, ध्यान देना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एल्डिहाइड से किसमें बदला? एसिड में बदला, ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है उसको समझेंगे। फिर एसिड में बदलने के बाद किसमें बदलेगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और वही 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड आगे चल करके लास्ट स्टेप में किसमें बदल जाएगा? 2 मोल पायरुविक अम्ल बना लेगा। 2 मोल क्या बना लेगा? पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल बना लेगा। हाँ या ना? याद हुआ कि नहीं? प्रोसेस याद कर लो भाई, सिंपल सी प्रक्रिया है, एकदम सिंपल सा है। कुछ लोग को टफ लग रहा होगा, थोड़ा भी टफ नहीं है, सिंपल सा देख लो। आप देखो पीछे बोलते हैं ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इसमें टूटा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फिर क्या बना? देख लो आप, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बना? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फिर क्या क्या बना भाई? सिंपल सा, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदला।
3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर किस में बदला 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, वही 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में लास्ट में किस में बदल गया, पायरुविक अम्ल बदल गया, 2 मोल पायरुविक अम्ल बदला। भाई बदला कि नहीं, बदला कि नहीं 2 मोल पायरुविक एसिड, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसमें हो रहा है, 2 मोल पायरुविक अम्ल में। आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है, यानी कि 6 कार्बन का है, हाँ या ना, 6 कार्बन का है। जबकि जो पायरुविक अम्ल है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल मिल रहा है। यानी ग्लूकोज क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, टूट गया। ध्यान देंगे। अब भाई ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ध्यान देना, जैसे तैसे ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है। अब एक चीज और जान लेंगे इसमें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहाँ पे हो रहा है, मैंने बताया था साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लिख लेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहीं पे यूज हुआ है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान देंगे। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। यानी कि अगला जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, अब इस पायरुविक अम्ल को कहाँ पे ले जाना है, ये पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, मैट्रिक्स में। अब वहां पे एक चक्र और चलेगी, वहां पे जो साइकिल चलेगी, कौन सा साइकिल चलेगा, कौन सा साइकिल चलेगा, क्रैब चक्र, क्रैब साइकिल। तो कहने का मतलब दूसरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे क्या, क्रैब चक्र। थोड़ा सा हम क्रैब चक्र को भी डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसको बना लिया होगा डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपल सी प्रोसेस हुई, सिंपल सी प्रोसेस में क्या हुई, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो किसमें बदला, पायरुविक अम्ल में। यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान देना, इस प्रक्रिया के दौरान लिख लेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, लिख लेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता डियर स्टूडेंट नहीं होती है, लिख लेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत इसमें नहीं होती है, हाँ या ना, लिखे कि नहीं, लिख लिए, नोट कर लिए, आगे हम बढ़ जाते हैं, ध्यान देंगे, बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट, बढ़ जाते हैं। अब यानी कि पायरुविक अम्ल का क्या होना है, अब पायरुविक अम्ल जो जाएगा कहाँ पे जाएगा, क्रैब चक्र में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया अब देखी जाएगी। कहने का मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन होने वाला है क्या, क्रैब साइकिल। डियर स्टूडेंट किसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं क्रैब साइकिल, यानी जिसको बोलते हैं क्रैब चक्र। ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे, क्रैब क्रैब्स चक्र पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, क्रैब्स चक्र। क्रैब्स चक्र को बोलते हैं सिट्रिक एसिड, एसिड साइकिल भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, हाँ है ना। क्रैब चक्र को एक नाम से और जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या बोलते हैं इसको हम, सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे होते हैं, ध्यान देंगे। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम एक्स्ट्रा जानकारी लिख लेते हैं। क्यों इसको क्रैब चक्र बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज सर हैंस क्रैब ने की, ध्यान देना, सर हैंस लिख लेंगे, इसकी खोज लिखने की सर हैंस, सर हैंस, सर हैंस क्रैब ने की, ध्यान देगा। इसलिए स्टूडेंट थोड़ा 2 मिनट रुके रहेंगे, लाइट जाने की सर हैंस इसने दी, क्रैब ने दी, थोड़ा सा हम लाइट का जुगाड़ करते हैं, फिर से सुबह में दूध रहता है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लाइट प्रॉपर मिल पाए। तो डियर स्टूडेंट हमने कहा कि क्रैब साइकिल में सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, साइंटिस्ट कौन है, सर हैंस क्रैब। यानी सर हैंस क्रैब जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, क्रैब चक्र की खोज की, सर हैंस क्रैब इनका नाम है, जिसकी वजह से ध्यान देंगे, जिसकी वजह से, और कब किया था, 1937 सर हैंस क्रैब ने क्रैब साइकिल की खोज की, क्रैब चक्र की खोज की, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्रैब चक्र कहा जाता है, क्रैब चक्र यानी क्रैब साइकिल कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट ने खोज की है, और किसने खोज की है, सर हैंस क्रैब ने, ध्यान देंगे, सिंपल सी प्रक्रिया। अब देखो, इसलिए इसे एक इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिकम चक्र भी कहते हैं, अथवा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आपने आपको बताया DCA, इसको कहते हैं, TCA भी कहते हैं ना, ट्राई
कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कई नाम से जान रहे हैं, ध्यान देंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल कह ही रहे हैं, क्रैब चक्र कह ही रहे हैं, क्योंकि हेंस क्रैब ने खोजा। इसको हम क्या नाम से जान रहे हैं? टीसीए के नाम से जान रहे हैं। टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कह रहे हैं, ध्यान देना। और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे? मैट्रिक्स में। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इससे रिलेट होता है। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर ड्रा करें तो सिंपल सा इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से क्या है? इस तरीके से F1 पार्टिकल होंगे, हाँ है ना। F1 पार्टिकल के बीचों बीच यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीचों बीच क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, जेलीलाइट फ्लूइड होता है। इसी मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देंगे, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट? मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान जो पायरुविक अम्ल आया है वो कहाँ पे आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब उस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक अम्ल को क्या किया जाएगा? और ब्रेक डाउन किया जाएगा और छोटे भागों में उसको तोड़ा जाएगा। उसको सब प्रोसेस जो होगी किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। अब उस प्रक्रिया के दौरान होगा क्या? जरा इसको हम समझ लेते हैं। उस प्रक्रिया के दौरान एक्चुअल में होता क्या है? उस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, यानी जो पायरुविक अम्ल आया है उसका क्या होगा? ध्यान देंगे। जो पायरुविक अम्ल आया, यानी कि अब हम क्या समझने वाले हैं? क्रैब चक्र को तात्विक समझने वाले हैं। इसको हम अच्छे से समझने वाले। क्रैब चक्र होता क्या है? इस प्रक्रिया के दौरान आपको पता है क्या आया है डियर स्टूडेंट? क्या आया है? पायरुविक अम्ल आया है। क्या आया है? पायरुविक एसिड। कहाँ से आया है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान आया है, हाँ है ना। अब ये पायरुविक एसिड होता है एसिटल को एंजाइम ए, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं एसिटल को एंजाइम ए। ध्यान देंगे, एसिटल को एंजाइम ए, एसिटल को ए कह सकते हैं। एसिटल को एंजाइम ए जो होता है ये आगे चल करके क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करेगा। अब इसमें ब्रेक डाउन करेगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। ये जो ब्रेक डाउन करेगा सिट्रिक, ये ब्रेक डाउन करेगा सिट्रिक एसिड में। किसमें ब्रेक डाउन करेगा? सिट्रिक एसिड में। अब ये जो सिट्रिक एसिड होगा ये आगे चल कर किसमें ब्रेक डाउन करेगा? आइसोसिट्रिक एसिड में। और जो आइसोसिट्रिक होगा ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में टूटेगा। ध्यान देंगे, ऑक्सेलो सक्सेनिक एसिड किसमें? आइसोसिट्रिक एसिड होगा इसमें ब्रेक डाउन होगा ऑक्सेलो सक्सेनिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। और ये ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड किसमें टूटेगा? ये अल्फा कीटो ग्लूटैरिक, ध्यान देंगे, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में टूटेगा, हाँ या ना। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड होगा, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक अम्ल जो होगा वो किसमें टूटेगा? वो सक्सिनिल को एंजाइम में बदलेगा। किस में बदलेगा? सक्सिनिल, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, सक्सिनिल को एंजाइम ए में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? सक्सिनिल को एंजाइम ए। फिर सक्सिनिल को एंजाइम ए जो होगा वो किसमें बदलेगा? सक्सिनिक एसिड में। किसमें बदलेगा? सक्सिनिक एसिड में बदला। अब ये सक्सिनिक एसिड किसमें बदलेगा? सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में बदलेगा, हाँ या ना। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड किसमें बदलेगा? फ्यूमेरिक अम्ल यानी फ्यूमेरिक एसिड। फिर फ्यूमेरिक एसिड किसमें बदलेगा? मैलिक एसिड में। फिर मैलिक एसिड जो होगा किसमें बदलेगा डियर स्टूडेंट? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। किसमें बदलेगा? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। अब देखो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड किसमें बदल जाएगा? एसिटल को एंजाइम बदल जाएगा, हाँ या ना। किसमें बदल जाएगा? एसिटल को एंजाइम ए में बदलेगा। कौन बदलेगा? एसिटल को एंजाइम ए में, हाँ है ना। एसिटल को एंजाइम ए में क्या करेगा? बदल जाएगा। क्या बदलेगा एसिटल को एंजाइम ए में? फिर से एक बार देख लेंगे, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंपल सी प्रक्रिया हो रही है। कहने का मतलब इस प्रक्रिया के दौरान क्या हो रहा है कि जो आपका पायरुविक अम्ल आया है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान उसको किस में बदल जा रहा है? एसिटल को एंजाइम ए में।
फिर एसिटल को एंजाइम ए में डियर स्टूडेंट बदलने के बाद ये किस में बदल रहा है, सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड फिर किस में बदल रहा है, आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड फिर किस में जा रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर किस में जा रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर किस में जा रहा है, किस में जा रहा है डियर स्टूडेंट, सक्सेनिल को एंजाइम में। ध्यान देना, सक्सेनिल को एंजाइम में फिर किस में जा रहा है, सक्सेनिक एसिड में। सक्सेनिक एसिड फिर किस में जा रहा है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ध्यान देंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से किस में बदल जाएगा, एसिटल कोएंजाइम में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी कि मैलिक एसिड होगा, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से किस में बदल जा रहा है, फिर से किस में बदल जा रहा है, ध्यान देंगे, फिर से किस में बदल जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, एसिटल कोएंजाइम में। तो ये जो प्रक्रिया होती है लगातार चलती रहती है। और ये प्रक्रिया किस दौरान चलती है, ये प्रक्रिया जो होता है जो चलता रहता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर मैट्रिक्स में चलता है। और इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ये प्रक्रिया जो चलती रहती है इसी को बोलते हैं चक्र के रूप में चल रही है। ध्यान देना, ये प्रोसेस जो आप देख पा रहे हैं वो चक्र के रूप में चल रही है। और इसी चक्र को क्या बोलते हैं, इसी चक्र को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसी चक्र को क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। इसी को बोलते हैं क्रेब्स चक्र। यानी क्रेब्स चक्र के दौरान हुआ क्या, फिर से देखेंगे। क्रेब्स चक्र के दौरान सिंपल से प्रोसेस हुआ। क्रेब्स चक्र के दौरान जो आपका पायरुवेट अम्ल टूटा था, कहाँ पे टूटा था, कहाँ पे टूटा था, याद करो, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुवेट अम्ल टूटा था वो पायरुवेट अम्ल डियर स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, पायरुवेट अम्ल एसिटल को एंजाइम में। फिर एसिटल को एंजाइम ए से किसमें परिवर्तित हुआ, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से फिर किसमें टूटा, किसमें टूटा, आइसोसिट्रिक एसिड में। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो भाई ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड, फिर ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सेनिल को एंजाइम ए में, फिर सक्सेनिक एसिड में, फिर फ्यूमेरिक एसिड में, फिर मैलिक एसिड में, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, फिर से किसमें आ गया, फिर से भाई कि तुम्हारा बन गया क्या, एसिटल को एंजाइम में। देखो भाई यही तो हमने बोला, फिर से किसमें बदल गया, एसिटल को एंजाइम में। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट्स, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। तो सिंपल सी प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्योंकि ये एक किस में मिल रहा है, चक्र के फॉर्म में मिल रहा है। चक्र का मतलब एक साइकिल के रूप में मिल रहा है, उसी साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, उसी साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स चक्र बोलते हैं। हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमने सेल ऑर्गेनेल बनाया है, इसके मैट्रिक्स के अंदर ये चक्र जो होता है चलता रहता है डियर स्टूडेंट। अब देखो, अब देखो चक्र की प्रक्रिया के दौरान जो हमको इस चक्र के दौरान भाई एटीपी मिल रहे होते हैं, एनएडीपी मिल रहे होते हैं, बहुत सारे मतलब मालिक्यूल धीरे धीरे, जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान भी हमको एटीपी का, वहाँ पर भी एटीपी मिल रहा होता है, ध्यान देना, वहाँ पर भी एटीपी मिल रहा होता है और यहाँ पर भी एटीपी मिल रहा होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस दौरान एनएडीपी मिल रहे होते हैं और एनएडीपी एफएडी मिल रहे होते हैं, फेरोडॉक्सिन डाइहाइड्रो एफएडी मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एनएडी एफएडी जो सब मिलते हैं प्रोसेस दौरान, वो हमने यहाँ पे नहीं ड्रा किया है, ध्यान देंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको 11th में जाने के बाद वहाँ पे जानना है। तो सब चीज़ें हमने नहीं ड्रा किया है, क्योंकि वो जो एफएडी वगैरह होता है वो आगे चल के इसमें जाएगा। ये सब जो एनर्जी यहाँ पे एटीपी वगैरह बनी रहेगी, एफएडी एनएडी यानी कि वो मिल करके जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, ईटीएस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, ईटीएस में जाएंगे। अब ईटीएस क्या है भाई, तीसरा प्रोसेस जो तुम पढ़ने वाले हो, तीसरा चरण, तीसरा स्टेप। ईटीएस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा चरण तो वही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा चरण क्या पढ़ोगे, वो चीज हमने बताया था ना, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन परिवहन, परिवहन क्या था, तंत्र था ना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या पढ़ते हैं, सिस्टम पढ़ते हैं ना भाई। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, यानी कि क्रेब्स चक्र के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो भी एनएडी एफएडी होता है वो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान देना। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, F1 पार्टिकल्स में ये सब चीजें जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलकर बनाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है
NAD से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है हाइड्रोजन, समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन डोनर वहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जिससे NADH2 बनता है, FAD से FADH2 बनता है, हाँ या ना। तो वो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिसके दौरान वहाँ पर भी क्या बनती है, ATP बनती है, हाँ या ना, ATP बनती है NADH से, वहाँ पे 3 ATP बनता है, वहाँ पर भी आपका FAD से भी ATP बनता है 2 ATP। अब वहाँ पर जो ATP वगैरह बनेगा, कहने का मतलब उसका भाई यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि ATP को लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में पता ही होगा, जो भी आप काम करेगा आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, कहने का मतलब सिंपल सी प्रोसेस हो रही है। ये प्रक्रिया कहाँ पे देखी जा रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बात करें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको तुमको पढ़ना भी नहीं है, ध्यान से बस इसे ऐसा समझ लो होता क्या है, होता क्या है, कहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी प्रक्रिया होती है। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, परिवहन होता है, और वो तंत्र में हो रहा था तो उसी को इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोलते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन भाई वहां से आता है NAD से, NADH2 से, वहां से NAD से फिर NADH2 बनता है, वहां से हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे चल कर ATP बनाते हैं NADH2 में। NADH2 से कितना ATP बनता है, हमने बताया 3 ATP, वहां पर FADH2 से भी ATP बनते हैं 2 ATP। और वहां पे सब जा करके पूरे में प्रक्रिया में अगर बात करें ATP टोटल मिला करके कितना ATP बनता है, तो टोटल मिला करके आपका 38 ATP बनता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो 38 ATP हमने बताया है कहाँ से मिला भाई, 38 ATP की जो बना 38 ATP ये कहाँ से बना है भाई, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान बना है ATP, क्रैब साइकिल के दौरान, क्रैब चक्र के दौरान अभी हम जो देखा वहां पर भी ATP, ATS में भी ATP बनेगा, हाँ है ना, वहां पर भी ATP मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और टोटल मिलाकर के कितना ATP का गेन होता है, टोटल मिला कितना ATP बनेगा, 38 ATP, कितना ATP, 38 ATP। बस ऐसे ही आप जानते रहेंगे 38 ATP, क्योंकि आपको आपको बस ऐसे ही इसको जानना है, 38 ATP, समझ रहे हो, 38 ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितना, 38। इनको समझना है आपको किस क्लास में, क्लास 11th में, काफी तक जानना है, आपके लेवल का उतना नहीं है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, इस चैप्टर को पूरा कवर अप करने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करेंगे, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो प्लीज स्टूडेंट आप इसको कमेंट करेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।